आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लाते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। कुछ समय पहले तक हम इस बात का शुक्र मना रहे थे कि चलो हमारे देश में अभी ओमिक्रॉन नहीं पहुंचा है। बुधवार को तो सरकार ने संसद में भी अपनी पीठ ठोक कर कहा था कि ओमिक्रॉन का संक्रमण भारत तक ना पहुंचे, इसके पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन जैसा कई हेल्थ एक्सपर्ट्स अंदेशा जता रहे थे, ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले भी भारत पहुंच चुका था और गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई। और उस दिन के बाद से अब तक भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 केस मिल चुके हैं। अब हम भी उन देशों की लिस्ट में आ चुके हैं जहां ओमिक्रॉन पहुंच चुका है और इसके साथ ही जुड़ती हैं कई तरह की आशंकाएं। हमने कई एंगल पर बात भी की है पहले। क्या तैयारी है इस वेरिएंट को लेकर, वैक्सीन काम करेगी कि नहीं, री इन्फेक्शन का खतरा है कि नहीं। आज बात बच्चों पर ही। कोरोना वायरस की वजह से लंबे समय से बंद पड़े स्कूल अलग अलग राज्यों में खुलने ही लगे थे कि फिर से इस वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में स्कूल खुले होने से पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। ज्यादातर पेरेंट्स ये सोचकर चिंतित हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन होगा, क्या स्कूल बंद हो जाएंगे। कुछ ये सोचकर चिंतित हैं कि भेज तो रहे हैं बच्चों को स्कूल, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। हालांकि अभी स्कूल बंद होने और दोबारा लॉकडाउन लगने के आसार कम हैं। इस बीच हेल्थ और एजुकेशन फील्ड से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स ने सरकारों को कुछ सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि लंबे समय तक स्कूलों को बंद करने से पहले सरकारों को सोच समझकर योजना बनाने की जरूरत है। अभी हाल ही में लोकल सर्वे का नेशन वाइड सर्वे आया है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि करीब 14% बच्चे स्कूल नहीं अटेंड करेंगे क्योंकि पेरेंट्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डर है। वो नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस पर बात हो जाए कि क्या करें कि स्कूल फिर से प्रभावित ना हो, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। इसके साथ ही ओमिक्रॉन से जुड़े कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ हैं यूनाइटेड किंगडम के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर साइंटिस्ट अवरिल वत्स। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से याद करने के लिए, और आपका और इस बात का भी बहुत धन्यवाद कि आप कोरोना के बारे में जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है आप इस प्रोग्राम के बारे के द्वारा आप शेयर करते हैं दर्शकों से। ये बहुत ही बढ़िया एफर्ट है आपकी, सो थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर, तो इन सब चीज़ों पे बात करने से पहले एक सवाल ये कि अभी बातें तो एंडेमिक की हो रही थी, लेकिन ओमिक्रॉन ने तो पूरा मामला ही उलट कर रख दिया है। लेकिन इसके स्प्रेड को लेकर कई बातें हैं। एक हफ्ते के अंदर ही अब तक 38 देशों में जा चुका है, तो ये कहा जा रहा है कि कोविड माइल्डर हो जाएगा। ये कितना सही है सोचना, जब पिक्चर कुछ और ही हमारे सामने दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो नए वायरस आने का जो अंदेशा था वो हमेशा से बना रहा है, क्योंकि एक ही सूरत थी जिसमें कि हम वेरिएंट का जो नए आने का जो हम रिस्क है उसको कम कर सकते थे, और वो है कि अगर हमने इतनी वैक्सीनेशन कर ली हो कि ट्रांसमिशन जो है वो बहुत लिमिटेड हो गया हो, या रिस्ट्रिक्शंस इतनी हो कि ट्रांसमिशन ना हो। तो जब तक ट्रांसमिशन चलता रहेगा तब तक वेरिएंट आने का खतरा बना रहेगा। एंड ये हमारी मतलब अनफॉर्चुनेट है हम कि एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है जो कि काफ़ी नए म्यूटेशंस के साथ आया है। तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन इतना सरप्राइजिंग नहीं है। दूसरा ये कि जैसे हम देख रहे हैं बहुत जल्दी से ये फैल रहा है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी तो तय है कि ये काफ़ी तेज़ है, और कहने को है कि साउथ अफ्रीका में से शुरू हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहले ही, उससे पहले उन्होंने डिटेक्ट किया, उससे पहले ही ये बाकी देशों में जा चुका था, या बाकी किसी और देश में शायद ये शुरू भी हुआ हो सकता है। वी डोंट नो दैट, क्योंकि जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है वो हर जगह नहीं होती। रही बात माइल्ड होने की, देखिए ये बहुत ही मैं कहूँगा कि इनिशियल स्टेजेस की ऑब्जर्वेशन हैं कि कुछ जो फिट एंड हेल्दी यंग पेशेंट्स में देखा गया कि माइल्ड फॉर्म में है, लेकिन डेटा ये बता रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू जो है पेशेंट्स में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और केस नंबर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी ये जो स्टेज है इस पे
किसी भी तरफ कहना कि ये माइल्ड होगा या सीवियर होगा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी डेटा की वेट की जा रही है। लेकिन जो इनिशियल डेटा दिख रहा है उसमें ट्रांसमिसिबिलिटी भी है और हॉस्पिटलाइजेशन भी उसी दर से या उससे ज़्यादा, डेल्टा से ज़्यादा दर से बढ़ती दिख रही है, और ये उस इलाके में जिसमें डेल्टा पहले फैला हुआ था। तो आई डोंट थिंक कि हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये माइल्डर होगा। जी। डॉक्टर, टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। भारत में भी, यूएस ने भी अपने नए अनाउंस्ड प्लान में टेस्टिंग को बढ़ाने पर जोर दिया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ इस आइडिया पर जोर देना ही काफ़ी होगा? एक्सेस जो है टेस्टिंग का, वो बढ़ने के लिए भी तो एक प्लान होना चाहिए। तो वो कैसे प्लान आउट किया जाना चाहिए कि सबको जो है ये टेस्टिंग का एक्सेस मिल सके? कि टेस्टिंग तो वन ऑफ द वेज़ है जिसमें हम इस वायरस का जो फैलाव है या कहाँ जा रही है उसको हम जान सकते हैं। हम जैसे कई बार इस पर बात कर चुके हैं कि टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग ये दोनों हैंड इन हैंड चलने चाहिए, और उससे भी पहले वैक्सीनेशन आना चाहिए। अगर हम इसका इलाज की बात कर रहे हैं तो डबल डोज और बूस्टर डोजेस की बात करनी चाहिए, लेकिन हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो अगेन ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए कि हम ऑलमोस्ट 1.5-2 साल होने को आया है पैंडेमिक शुरू हुए, अगर हम चाइना से लें तो, और अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब तक तो टेस्टिंग इतनी हो जानी चाहिए कि लोगों को थोड़ा भी ज़ुकाम बुखार हो तो दे शुड बी एबल टू गेट देमसेल्व्स टेस्टेड। और टेस्टिंग की जो कीमतें हैं, मतलब अगर अभी भी सरकारें उसकी कीमत को उठा नहीं रही हैं सभी के लिए, तब देखिए पैंडेमिक को रोक पाना, वायरस कहाँ फैल रही है, कितनी फैल रही है, उसके बारे में जान पाना, आई थिंक ये मतलब उचित नहीं होगा कि हम कहें कि हम जान रहे हैं। हम काफ़ी इनफ कर रहे हैं इसको जानने के लिए। तो मेरे हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट्स हुई, मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो इनफ नहीं कर रही हैं टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग को लेकर। अगर हम सीरियस हैं इस वायरस और इसके वेरिएंट्स को का पूरा इसके 2 कदम आगे चलने के लिए, तो वी आर वे बिहाइंड। ये तो अभी तक बहुत बड़ी मात्रा में होनी चाहिए थी, जैसे होता है ना कि कोने-कोने में अवेलेबल होनी चाहिए थी, और लार्जली फ्री होनी चाहिए थी अभी तक। डॉक्टर, पिछले 1 डेढ़ साल से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि कोविड किस तरह से अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। जनरली वेव्स में आता है ये। अभी ओमिक्रॉन का खतरा भी है। इन सब के बीच स्कूल सबसे प्रभावित हुए हैं, जिस पर हम आज बात भी करने वाले हैं। सॉल्यूशन पर बात करने से पहले आपसे एक राय जानना चाहूँगी कि क्या स्कूल का खुलना कभी इस पैंडेमिक के लिए प्रॉब्लम था, या कुछ हमारी इनएबिलिटी से वो ये प्रभावित हुई है? जी बिल्कुल, जो कोरोना वायरस है ये वेव्स में इसलिए आती है क्योंकि जो भी वेरिएंट है उसकी मतलब जो भी वो चेंजेस लेके आता है, तो उससे पहले जो पॉपुलेशन है उसमें उसकी मतलब जो इम्यूनिटी है वो उस लेवल की नहीं होती, तो इसीलिए वो फिर एक बार वेव्स में चढ़ता है और फिर डाई डाउन करता है। तो ओमिक्रॉन का भी यही अंदेशा है कि ये वेव्स में बढ़ेगा। स्कूल के बच्चों पर या स्कूलों में ये देखिए, ये थोड़ा-सा पेचीदा टॉपिक ज़रूर है, क्योंकि एक साइड तो हमें मालूम है कि कोरोना वायरस जो है बच्चों पर ज़्यादा घातक असर नहीं करती है, लेकिन दूसरा हमें ये भी मालूम है कि लॉन्ग कोविड के असर बच्चों पर होते हैं। डेल्टा वेरिएंट की जो वेव्स चली थी, एटलीस्ट यूके का जो डेटा है उसमें स्कूल्स में बहुत फैली है, और मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि ये काफ़ी फैली है स्कूल्स में, और स्कूल्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा काफ़ी फैली है, और बच्चों की वैक्सीनेशन भी लिमिटेड है। तो इन सब के चलते जो स्कूल हैं वो डेफ़िनेटली इसकी चपेट में आए हैं, और हम ये भी सही है कि हम स्कूलों को बहुत देर तक बंद नहीं कर सकते। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन अगेन वही बात आती है कि 2 साल आने को आए हैं और अभी भी सरकारों ने स्कूल्स को कैसे डील करना है, कैसे बबल्स बनाने हैं, वेंटिलेशन कैसे करनी है, एडिक्वेट टेस्टिंग कैसे वहाँ पे मेंटेन करनी है, और ये सारी चीज़ें अगर अभी भी नहीं की हैं, तो हम वही बात है कि वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर द वायरस। लेकिन ये प्रॉब्लम बनी रहेगी हमारी जब तक हम इसको सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली स्कूल्स को एड्रेस नहीं करते, और साइंटिफिक एविडेंस के बेस पर। बात रही कि ये कैसे स्कूल्स ने इसमें मतलब जैसे हम कि आप कहिए कि इनेबल किया हो कि वेरिएंट्स आने में या पैंडेमिक में, तो इतना ही है। आई डोंट थिंक कि नए वेरिएंट स्कूल्स के कारण आए हैं। इतना ज़रूर है कि जो वायरस का फैलाव है वो स्कूल्स के थ्रू फैला ज़रूर होगा, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों को प्रिकॉशंस लेने काफ़ी मुश्किल होते हैं, छोटी उम्रों के भी होते हैं, और वो आपस में
मिंगल क्लोज टुगेदर काफ़ी रहते हैं खेलों में, क्लासरूम्स में या बाकी इवेंट्स में, तो फैलने का जो दिक्कत है स्कूल्स के थ्रू डेफिनेटली है वो। लेकिन आई डोंट थिंक हमें स्कूल्स को इतना ब्लेम करना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए। बट अदरवाइज़ जब हम लार्जली देखते हैं तो बच्चे सेफ़ रहते हैं, लेकिन साथ में मैं थोड़ा सा कॉशन ये भी ऐड कर दूं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों की हॉस्पिटलाइजेशन की जो दर है, कि जो नंबर्स हैं एक्चुअली साउथ अफ्रीका से जो आ रहे हैं, वो डेल्टा वेरिएंट से बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में है। लेकिन उसका क्या असली में मतलब है, कितनी घातक है, दिस रिमेन्स टू बी सीन। अभी हमें उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब जितना स्कूल और बच्चों का नुकसान हुआ है वो आगे ना हो, उसके लिए अब एक वेल थॉट आउट प्लान क्या होना चाहिए? इसे कैसे देखते हैं आप? अब रियल चैलेंजेस क्या हैं ताकि ये और प्रभावित ना हो? देखिए, स्कूल्स को भी डील करने का अगर मैं मोटा-मोटा सोचूँ तो प्लान और जो हथियार हैं हमारे सेम हैं। स्कूल्स की सबसे बड़ी जो हथियार हमें यूज़ करना चाहिए वो है बहुत ही प्रॉपर साइंटिफिक बेस्ड, साइंस बेस्ड वेंटिलेशन जो है कमरों की, इंडोर्स की, वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वन पॉइंट। उसके ऊपर बहुत डाटा है ऑनलाइन साइंटिफिक पेपर्स में कि हमें वो कैसे करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो एडल्ट्स हैं और जो बच्चे, कई अलग-अलग देशों की अलग-अलग बातें हैं। यूएस ने 5 साल से ऊपर को वैक्सीनेशन किया है, यूके ने 12 से साल से ऊपर को, और बाकी जगह इंडिया में 18 साल से ऊपर को। लेकिन जो भी एज ग्रुप में आते हैं, जितने लोग स्कूल में हैं और वो उस लोकल कंट्री की जो पॉलिसी है, इंडिया की जो अपनी पॉलिसी है 18 से ऊपर की, वो वैक्सीनेट डबल डोज और एटलीस्ट बूस्टर, मतलब एटलीस्ट डबल डोज नहीं तो बूस्टर डोज से वैक्सीनेट होने चाहिए। वो भी काफ़ी प्रिवेंट करता है इसके फैलाव को। अगर हमारे देख रहे हैं और अगर हमने रैम्पेंट टेस्टिंग की है और सीक्वेंसिंग की है और हम देख रहे हैं कि आजू-बाजू वेरिएंट बहुत फैल रहा है, देन अगर हमने स्कूल खुले भी रखने हैं, देन वी हैव टू मेक बबल्स। बबल्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक क्लास है, अगर उसमें से भी अगर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं छोटे-छोटे ग्रुप्स में, नहीं तो एक पूरी क्लास को एक बबल मान लिया जाए और वो उसको किसी दूसरी क्लास के साथ बच्चों को इंटरमिंगल नहीं होने दिया जाना चाहिए। और अगर जैसे एक क्लास में कुछ किसी भी तरह का कुछ सिम्पटम्स आते हैं बच्चों में, तो वो टेस्ट होने चाहिए, और बाकी अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनके कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेट, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज। तो बबल बनाने से बहुत असर पड़ता है पूरे स्कूल में। जैसे मान लीजिए अगर किसी में हो जाता है तो वो फैलती नहीं है, और ये हमने यूके में बहुत देखा है कि बबल्स के चलते जो स्प्रेड था वो एक क्लास में रह जाता है, या एक से 2, 4, 5, 10 बच्चों को होता है, बाकी सबको नहीं होता। तो दैट प्लेज अ ह्यूज रोल। अगेन जो मैं तो यही कहूँगा कि जो जैसे किसी भी एरियाज़ के स्कूल हैं, उसके अराउंड वायरस का कितना फैलाव है, उसके ऊपर जब तक हम नज़र नहीं रखेंगे तब तक हम स्कूल्स के बारे में बहुत थॉट आउट प्लान्स नहीं कर सकते, बियॉन्ड जो मैंने अभी बातें की हैं उसके बाद। लेकिन मैं इसके भी हक में नहीं हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग ही चलती रहे बहुत लंबे समय तक। आई थिंक वो बहुत हो गया। अगर हम अभी भी लॉकडाउन्स और शटिंग ऑफ स्कूल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अगेन इट इज़ अ फेलियर ऑफ द सिस्टम, और वो हमें उस लेवल तक जाने की नौबत आनी नहीं चाहिए अगर हमने अभी तक कुछ सीरियसली काम किया है तो। अभी साउथ अफ्रीका वेरिएंट के बारे में भी एक रिपोर्ट है डॉक्टर की, इससे माइल्ड इन्फेक्शन होता है। हालांकि री इन्फेक्शन को लेकर भी रिपोर्ट्स हैं, और लेटेस्ट सीरो प्रेवलेंस जो है दिल्ली का, वो कहता है कि दिल्ली में सीरो पॉजिटिविटी 97% है और बच्चों में ये 80% है। तो क्या ये मानना सही होगा कि इससे कोई सिग्निफिकेंट वेव नहीं आएगी? जी देखिए, पहले भी अगर आपको याद होगा जब डेल्टा की वेव आई थी, उससे पहले भी जो दिल्ली की ही सीरो पॉजिटिविटी थी, आई थिंक वो 50-60% के करीब थी, और उसके बाद भी जो वेव आई है वो हमें मालूम ही है। तो री इन्फेक्शंस नेचुरल इम्यूनिटी के बाद होते रहे हैं और उनके खतरे भी बने हुए हैं, और ओमिक्रॉन के चलते तो जो री इन्फेक्शन रेट है वो बहुत हाई है। तो आई आई वुडंट डिपेंड ऑन सीरो पॉजिटिविटी। पहली बात, हम तो जो उसकी म्यूटेशंस हैं उससे तो जो वैक्सीन के बाद की इम्यूनिटी है उसको चकमा देने की भी कैपेसिटी उसकी बढ़ने का अंदेशा है। तो दैट इज़ व्हाई ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो नेचुरल इम्यूनिटी की जो नेचुरल इन्फेक्शन की जो इम्यूनिटी रहेगी वो तो और भी कम ताकतवर रहेगी इस केस में। तो
आई देखिए मैं थोड़ा उस तरफ स्टैंड करता हूँ कि लेट अस एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। अगर हमने गलती करनी है तो हम कॉशन की तरफ करें बजाय कि रिस्क की तरफ। उसका मतलब ये है कि हम ये मान के चलें कि इम्यूनिटी इतनी हेल्प नहीं करेगी, तो उस एंगल से हमें जी या सीरो पॉजिटिविटी सॉरी इतनी हेल्प नहीं करेगी, तो उस एंगल से हमें स्टेप्स लेने चाहिए। ये हम नहीं कह सकते कि ये माइल्ड होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तक हमारे पास इसका कोई भी प्रमाण नहीं है पुख्ता कि ये वल्नरेबल ग्रुप्स में, बच्चों में, यंग एडल्ट्स में, अगर हम पॉपुलेशन बेस देखते हैं तो वो माइल्ड फॉर्म में है, क्योंकि केसेस आईसीयू में हॉस्पिटलाइजेशन जो है साउथ अफ्रीका में बढ़ ही रही हैं। तो इट विल बी इररिस्पॉन्सिबल अगर सही पूछते हैं तो, अब स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए जिसमें चीज़ों को बदलने में, मोमेंटम गेन करने में हमें हफ्तों से महीने लग जाते हैं, तो उस केस में हमें वी शुड बी ऑन द साइड ऑफ कॉशन। और जितना हो सकता है हम, हाँ, अगर मान लीजिए हमने कॉशन लिए और उसके बाद कुछ नहीं निकला ये वेरिएंट, तो वी आर वेरी सेफ। लेकिन हमने कॉशन नहीं लिए और वेरिएंट बहुत तीखा निकला, देन वी आर इन अ बिगर सूप। जो कि इसलिए मैं बार बार इसी बात पे हूँ कि लेट्स एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। ऐसे माइल्डर इन्फेक्शन है इस वेरिएंट से, लेकिन इसका एक खतरा तो ये भी रहेगा ना कि बच्चों में ये अनरिपोर्टेड रह जाए, क्योंकि इसमें केयर की तो उतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या इस वक्त बच्चों में वैक्सीनेशन को भी सेंटर स्टेज में लाने की ज़रूरत है? बच्चों को वैक्सीनेशन देने का फिर से बिल्कुल मैं 100% सहमत हूँ कि बहुत बहुत बड़ी मात्रा में डाटा अवेलेबल है कि बच्चों को वैक्सीनेशन में कितनी सेफ है, और लार्जली सेफ है। दीज वैक्सीन आर सेफ। अभी फिर वही बात है, 1.5-2 साल के बाद भी अगर हम mRNA वैक्सीन ले भी नहीं अभी अवेल कर सके इंडिया के लिए, अगेन दैट इज़ ह्यूज क्वेश्चन मार्क फॉर द एस्टैब्लिशमेंट कि ऐसा क्या हुआ कि 1.5-2 साल होने को आया और हमने अभी तक वो डील्स अभी तक नहीं सील की। सो वैक्सीनेशन शुड बी एट द सेंटर स्टेज। आई टोटली एग्री, क्योंकि डेथ्स नहीं है, सिवियरिटी नहीं है डिजीज़ की, लेकिन लॉन्ग कोविड तो है। हमें बच्चों को इन्फेक्शन होने से बचाना है, क्योंकि उनकी आगे की सारी ज़िंदगी सामने है, और हमें पुराने पैंडेमिक से, पुराने वायरल इन्फेक्शन से बहुत एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड को कि ये जो एक बार ऐसी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो दिस कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। और हम बहुत पेशेंट्स देख रहे हैं, यंग पेशेंट्स देख रहे हैं, बच्चे तो मैंने इतने नहीं देखे, लेकिन बहुत बच्चों के बारे में भी 10-15% को लॉन्ग कोविड है। सो ऑल दिस पुट टुगेदर डेफिनेटली जितना हम स्टेप्स लगा सकते हैं इस वेरिएंट के ट्रांसमिशन को रोकने में और बच्चों को बचाने में, दैट विल बी बेस्ट। और वैक्सीनेशन उसमें बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। जैसे कि मैं अभी इस नेशन वाइड सर्वे लोकल सर्कल्स का जिक्र भी कर रही थी, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को इन पर्सन क्लासेस के लिए भेजने वक्त कतराएंगे। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। तो ऐसे में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है इन्हें भरोसे में लेने के लिए? देखिए, ये जो सर्वे का है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि इसमें देखिए इस मामले में बच्चों के पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना सिस्टम को बहुत ज़रूरी है, स्कूल्स को बहुत ज़रूरी है। और ये स्कूल्स अकेले नहीं हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं। ये पूरे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काम करना होगा मिलजुल के, तभी हम वो ट्रस्ट जीत सकेंगे। और ये बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए, बच्चों को घर में रखकर ऑनलाइन उससे जो टीचिंग है उससे एक तो हम एकेडमिक फ़िक्र करते हैं कि उनकी एकेडमिक ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, दूसरा उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ, ये सब चीज़ों पर भी बुरा असर पड़ता है अगर वो सिर्फ घर में रहते हैं। बहुत इश्यूज़ नए सामने आ सकते हैं जिनके हमें इलाज अभी शायद नहीं मालूम, या वो किस तरह पैन आउट करेंगे उनकी लाइफ में हमें नहीं मालूम। सो आई वुड से कि जितना हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर सकें कि बच्चे स्कूल जा सकें। अब आपने कहा कि उसके लिए स्कूल्स को क्या करना चाहिए, जैसे हमने पहले बात की कि बेसिक इज़ वेंटिलेशन, बेसिक इज़ वैक्सीनेशन। सारे जो एडल्ट्स हैं उसकी डबल डोज, बूस्टर डोज अगर होती है तो बबल्स जो हैं वो, और मिक्सिंग ना हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट टेस्टिंग हो, रिपीटेड रेगुलर टेस्टिंग हो किसी भी सिम्टोमेटिक केस की। एनी सस्पिशन शुड बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली विद इन स्कूल, चाहे वो एडल्ट्स हों चाहे बच्चे हों। इन सब पैरामीटर्स के साथ, और हाँ, जो बच्चे मास्क पहन सकते हैं उनको बिल्कुल मास्क लाजमी होने चाहिए। मास्क भी सर्जिकल या N95 अगर अब तक हम वो भी अवेल नहीं कर पाए हैं, तो अगेन दैट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन ज़्यादा है। सो
ये सारे पैरामीटर्स जितने हम कर सकते हैं तभी स्कूल जो है वो ट्रस्ट जीत पाएंगे पेरेंट्स का। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी स्टेट सिटी लेवल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको स्कूल्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने, तभी ट्रस्ट बन सकता है। अगर एक आइसोलेशन में स्कूल डील करना चाहता है तो बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है, स्कूल से आना भी है। वो स्कूल्स के शायद सिरदर्दी में नहीं आता, क्योंकि वो कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें हो जाती हैं। सो आई थिंक दीज आर द मेन थिंग्स। अगर स्कूल्स रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो पेरेंट्स का ट्रस्ट जीता जा सकता है। बट आई कैन अंडरस्टैंड अगर पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, बट इट्स अ वेरी catch-22 सिचुएशन हो जाती है कि दोनों तरफ खाई ही है इस मामले में। और अब वैक्सीनेशन के लिए क्या ज़रूरी है? डबल डोज और बूस्टर डोज क्या बेस्ट बेट होगा इस वेरिएंट से लड़ने में? यूके में अभी ओमिक्रॉन के चलते जो बूस्टर है, पहले तो वो सिर्फ वल्नरेबल ग्रुप्स को थी, लेकिन अब ऑल एडल्ट्स 18 से ऊपर जितने हैं उनको जनवरी एंड तक या आई थिंक जनवरी तक देने का पूरा नेशन वाइड प्लान है। सो बूस्टर्स एंड डबल डोज तो मतलब हमारा बहुत बड़ा हथियार रहेगा किसी भी आने वाले वेरिएंट के लिए। हाँ, ये भी साथ में ऐड कर दूं कि वैक्सीन को चकमा देने की क्षमता ये रखता है वेरिएंट, बट इट रिमेन्स टू बी सीन हम कितना बचेंगे, ये चकमा दे सकता है, लेकिन प्रोटेक्शन फिर भी किसी न किसी हद तक की रहेगी। जी देखिए, कोरोना वेरिएंट पर सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक हमें 1.5-2 साल में जो हमारा रिस्ट्रिक्शन या फिज़िकल बैरियर्स का जो आते हैं वो अगर हमने नहीं डाली हैं तो प्लीज़ उनको दोबारा शुरू कर दीजिए। मास्क्स को बिल्कुल आप खाने की तरह रोज़ रखिए कि जैसे रोज़ खाना है वैसे ही बाहर निकलने से पहले। और हाँ, सर्जिकल और K95 मास्क अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर वही कीजिए। और दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ ह्यूज हेल्प। 2 मीटर डिस्टेंस, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मैं ये ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो सरफेस ट्रांसमिशन है कि चीज़ों से, सतहों से इन्फेक्शन का फैलना, उसका कोई ज़्यादा खास एविडेंस नहीं है, तो हमें उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हैंड सैनिटाइजेशन से काम हो जाता है। अभी भी लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं सर्फेसिस को साफ़ करने में, सामान जो लेके आते हैं उसको साफ़ करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल हम ICU में, हॉस्पिटल्स में बात कर रहे हैं जहाँ पे सर्फेसिस को साफ़ किया जाता है। बट अदरवाइज़ घरों में ज़रूरत नहीं है। वो हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो अभी चल रही हैं वो चलती रहे। जिन्होंने कोई डोज़ नहीं ली है वैक्सीन की, वो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन शुरू करें। जिन्होंने एक डोज़ ली है, चाहे उनको कितने भी महीने हो गए हैं एक डोज़ लिए हुए, दूसरी किसी भी कारणवश नहीं ले सके, वो दूसरी डोज़ जल्द से जल्द ले लें। और अपने जो सरकारें हैं, हमें उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाहिए कि बूस्टर्स की भी बात की जानी चाहिए। और एटलीस्ट जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको बूस्टर्स जो हैं वो खोलने चाहिए। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि अगर आप कोरोना नियमों को लेकर ढीले पड़ गए हैं, मास्क पहनने को झंझट समझने लगे हैं, बाहर से आने पर हाथ धोना बंद कर दिया है, तो अब फिर से शुरू कर दीजिए। अभी तो इन्फेक्शन शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन संक्रमण ना बढ़े और बीमारी हम तक ना पहुंचे, इसके लिए हमारे हिस्से की तैयारी हमें ही करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के कोरोना कवरेज को यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।